अलैकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। 5 नामजद अरकान असेंबली का मामला पहुंचा हाई कोर्ट में 21 अक्टूबर को होगी समाअत। शुपियां की ज़ैनबपोरा में गैर रियासती मजदूर की लाश बरामद, पुलिस ने तहकीकात की शुरू। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 75 मोटरसाइकिल की जब्त, 147 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। हमास के सरबराह याह्या सिनवार जाँ बहक, याह्या सिनवार को इसराइल पर 7 अक्टूबर हमले का मास्टर माइंड समझा जाता है। सुर्खी के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि 5 अरकान को नामजद करने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और इस हवाले से अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 21 अक्टूबर यानी पीर के दिन हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से आपको बता दें कि ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को समाअत करने से इनकार किया था और दरख्वास्त गुजार से कहा था कि वो इस हवाले से हाई कोर्ट जाए। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया और अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर पीर के दिन समाअत होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एक खुसूसी डिवीजन बेंच अगले हफ्ते यानी पीर के दिन एक दरख्वास्त की समाअत करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को असेंबली में 5 मेंबरान नामजद करने की सियारत को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ताकिर रविसान ने पीर को एक खुसूसी बेंच तश्कील देने पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की है, जो इस अवामी मफाद की दरख्वास्त की समाअत करेगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इस दरख्वास्त की समाअत से इनकार किया था और दरख्वास्त गुजार रविंद्र शर्मा को हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया था। दरख्वास्त गुजार के वकील DK खजूरिया ने दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए पेश किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने 21 अक्टूबर को खुसूसी बेंच तश्कील देने पर रजामंदी जाहिर की। ये दरख्वास्त जम्मू कश्मीर तंजीम एक्ट के तहत LG के 5 MLA की नामजदगी के इख्तियार को चैलेंज करती है। दरख्वास्त में कहा गया कि LG को नामजदगी से कबल वुज़रा की काउंसिल से मुशावरत करनी चाहिए, वरना यह आईन के बुनियादी रूह और ढांचे के मुनाफी है। अब सबकी नजरें फिलहाल 21 अक्टूबर पर मरकूज रहेगी, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी और कोर्ट का इस हवाले से क्या कुछ फैसला आता है वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू कश्मीर काबीना ने रियासत की बहाली की करारदाद मंजूर की है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में एक करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत से रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक करारदाद का मसवदा तैयार कर लिया गया है और वज़ीर आला 1 या 2 दिन में नई दिल्ली जाएंगे ताकि करारदाद का मसवदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश करके जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया जाए। काबिनेट इजलास की सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की और इसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर वज़रा सकीना मसूद, इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और के शर्मा ने शिरकत की। वहीं नेशनल काउंसिल के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस एतमाद का इजहार किया है कि मरकज की जानिब से जल्द ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी रियासती हैसियत के बारे में बात की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 माह के अंदर रियासत का दर्जा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इत्तेफाक किया है। मुझे यकीन है कि हुकूमत हिंद जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल कर देगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर ऑब्जर्वर तुरुन चुग ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रियासत दर्जे की बहाली की करारदाद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में रियासत हैसियत के हवाले से अपना वादा पहले ही वाज़ह कर दिया है।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تمام وعدے پورے کیے ہیں، ریاست درجہ بھی مناسب وقت پر بحال ہوگا، جبکہ عمر عبداللہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ پردھان منتری شری نریندر مودی جی اور دیش کے گرہ منتری امت شاہ جی خود دیش کے صدن میں اسٹیٹ ہوڈ پر اپنا وعدہ اسپشٹ کر چکے ہیں، اور جو مودی جی نے کہا ہے وہ پورا کیا ہے، چاہے پریسمن کرانے کی بات ہو، شانتی کی بات ہو، وکاس کی بات ہو، وشواس بحالی کی بات ہو، الیکشن کروانے کی بات ہو، سبھی پوری ہوئی ہے اور اسٹیٹ ہوڈ بھی پورا ہونے والا ہے۔ عمر صاحب کیول راجنیتک روٹیاں سیکنے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں اور باسی کڑی میں ابال دے رہے ہیں۔ پردھان منتری شری نریندر مودی جی اور دیش کے گرہ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر آپ کو بتا دیں کہ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی طرف سے ابھی کچھ دیر پہلے سری نگر میں پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس میں انہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے بات کی ہے۔ کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ طرح سے لنگڑی لوٹی کرسی ہمیں مل گئی اور اگلے دن انہوں نے اس سے بھی گڑبڑ کر دیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اب میں سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ واپس لے رہا ہوں۔ ارے بھائی، آپ نے الیکشن جب لڑا تب آپ نے بہت بڑا لمبا ایجنڈا دیا تھا، اب تو آپ اسے بھاگ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ اور لگ رہا ہے کہ اس بار وہ بی جے پی سے اپنی دوستی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے انہیں مودی جی امت شاہ جی کی خوب جم کر تعریف کی۔ ہم مانتے ہیں کہ انہیں سرکار چلانے کے لیے سینٹر کا تعاون چاہیے اور ہم سینٹر سے بھی اپیل بار بار کرتے ہیں ایز سٹیزنز آف دس پلیس کہ سرکار ان کی جو سینٹرل سرکار ہے وہ عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کو بھرپور سپورٹ دے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر، ڈیولپمنٹل ایشوز پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عمر عبداللہ اپنی ساری خود ہی سارا کچھ چھوڑ دیں۔ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں مودی جی سے، بی جے پی سرکار سے تعلقات بڑھانے کا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب یہ وضاحت کریں، جیسا انہوں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ جب تک یہ سرکار ہے وہ 370 ان سے واپس لینے کی امید نہیں کریں گے، ان سے مانگیں گے نہیں۔ تو میرا پھر ان سے سوال ہے، کیا اگر بی جے پی 100 سال تک پاور میں رہے گی، شوڈ کشمیریز ویٹ فار 100 years to ask for their rights? I'm not talking of seeking for their rights. پولیٹیکل اسٹرگل اپنی جگہ، صرف کہنے سے بھی اگر وہ کہتے ہیں بات تب تک نہیں کریں گے، اٹ از انفارچونیٹ۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ بات میں ان سے کہنا چاہوں گا، انہوں نے اوتھ تو سری نگر میں لیا، اب سرکار ان کی ہے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیپٹل کون ہے، ان کی سرکار سری نگر میں رہے گی یا جموں میں رہے گی، اس چیز کی وضاحت کریں۔ ہم ان پر یہ چھوڑتے ہیں سوال کا جواب۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دربار منہ کی جو ٹریڈیشن ہے وہ چلتی رہے۔ یہ ایک بانڈنگ ہے دو ریجنز کے درمیان، اس میں صرف یہ دیکھنا کہ کچھ کروڑ کا خرچہ آتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از جسٹیفائڈ۔ اس سے زیادہ یہ دو ریجنوں کے درمیان ایک انٹیگریشن کا کام کرتی تھی، سوشل انٹیگریشن کا، مورل انٹیگریشن کا، ایک دوسرے کو جموں اور کشمیر کے لوگ سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے دور کرنے کا کام دربار منہ نے کیا ہے۔ ہم عمر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ وہ اتنا بتا دیں کہ ان کی سرکار کا کیپٹل جموں ہے یا سری نگر ہے یا دونوں سے، وہ خوش ہے کہ کسی طرح سے لنگڑی انجینئر رشید کو آپ سن رہے تھے، ممبر پارلیمنٹ ہے سری نگر میں کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور کہیں نہ کہیں اس قرارداد کی انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کئی الزامات نیشنل کانفرنس لگائے اور کہا کہ عمر عبداللہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دربار مئو کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ دربار مئو کو بحال کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے اس بات کو پھر سے دہرایا کہ کیا اگر جس طرح سے نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہوتے ہوئے دفعہ 370 بحال نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی امید کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس بات کو آج پھر سے دہرایا کہ کیا تب تک اگر بھارتیہ جنتا پارٹی 100 سال تک سرکار میں رہتی ہے تو کیا تب تک جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ نے قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور خاص کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انہیں سرخم تسلیم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کیے گئے تمام وعدوں کو نیشنل کانفرنس پورا کرے گی۔ فدا صاحب، ہمارے جو قائد ہیں
लीडर हैज टू लीड एंड वर्ड फॉलोइंग, एंड जो हमारे लीडर का जो होगा डिसीजन वो हम सबको मंजूर है, और हमारे लीडर ने जो हमारी पार्टी की तरफ से कमिटमेंट की हैं हम उनको लेटर एंड स्पिरिट इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हमारी स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स है लोगों को, जो आप प्रॉब्लम्स देखेंगे फील्ड में, अगर आप जाएंगे गाँव गाँव इतने मुश्किलात हैं। लोग इसीलिए चाहते थे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, political system. It is always said that it is better than one man's rule, the worst kind of political system. लोग चाहते थे अपनी सरकार। देखिए ब्यूरोक्रेट रूल में ये होता है that there is a huge gap was there between the people and the government. लिहाजा लोगों की ख्वाहिश थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूं कि लोगों के मसाइल को दूर करने दें। हमारी काफ़ी जो है हमारा एक रोड मैप है कि लोगों को मुश्किल से निकालें, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट के लिए। लोग परेशान हैं, हमारे पढ़े लिखे जो है लाखों नौजवान परेशान हैं। लिहाजा आगे बढ़ते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ काबीना के वज़रा को हलफ लेने के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी हुकूमत के 5 वज़रा को महकमे के कलमदान दिए गए हैं। मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 वज़रा को चार्ज सौंप दिया है। नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को पब्लिक वर्कर्स, R&B, सनत और तिजारत, कानूनी, मेहनत, रोजगार और हुनर के शोबे इलाट किए गए हैं। वहीं जावेद अहमद राना को जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर का महकमा दिया गया है। रफियाबाद से रुकने असेंबली और काबीना वजीर जावेद अहमद डार को ज़राअत की पैदावार, दिही तरक्की, पंचायती राज, कोऑपरेटिव का महकमा सौंपा गया है। वहीं उमर की काबीना में वाहिद खातून वजीर सकीना मसूद को सेहत, तिबी तालीम के अलावा स्कूली तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद का महकमा दिया गया है। जम्मू के छम हल्के से आज़ाद रुकन असेंबली स्टेट शर्मा, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन फराम किया, उनको खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतलात, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट का महकमा दिया गया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक कोई ऐसा महकमा जो किसी भी वजीर को मुख्तस नहीं किया गया है, फिलहाल चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास रहेंगे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 के तहत उमर अब्दुल्ला की काबीना में 8 वज़रा होंगे, जबकि इब्तदाई तौर पर सिर्फ फिलहाल 5 ने हलफ लिया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द मजीद 3 अरकान को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। जिला के जैनपुरा इलाके में एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई है। इत्तलात के मुताबिक कुछ राहगीरों ने वदोना मलहुरा इलाके में लाश देखी और पुलिस को इतला दी। इतला मिलती ही पुलिस की एक टीम मौका पर पहुंची और लाश को तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक लाश पर गोली के कुछ निशानात भी देखे गए हैं। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अशोक चौहान जो बिहार का रिहायशी है, और फिलहाल पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। और जो इनका हादसा हुआ ये बांका डिस्ट्रिक्ट के पैसा गाँव से मक्की का काम करते थे। सुबह 7 बजे मक्की के लिए निकलते थे, 4-5 बंदे साथ खेत में मक्की पहुँचे तोड़े, और वो मक्की कम पड़ने के कारण जो है इनको फोन आया किसी मक्की वाले का कि मेरे पास मक्की है, आ जाओ देख लो, अगर पसंद आता है तो लेना। फिर इन्होंने अपना भाई से बोला, बड़े भाई से, कि मैं देख के आता हूँ या देखता हूँ, पसंद होगा तो तोड़ेंगे। फिर वो 8:30 बजे के आसपास की बात है। फिर वो आए मक्की देखने, उनको देर हो गया। भाई साहब ने ढूंढने लगा, मतलब फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। और उसके बाद फिर ढूंढने लगा तो किसी लोकल ने बताया कि इधर किसी को बाहर वाले को मार दिया है। तो क्या कितनी गोलियां लगी थी इसको? गोलियां का वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 3-4 निशान है, चाकू है। कहाँ का निशान है? एक सर पे था और इधर है, एक गले में है, 2-3 इधर है, 2 एक गले में। डर लग रहा है? डर लगेगा। हमारे बंदे हैं और इनके साथ ऐसा हो गया। वो भी सुबह 7-8 बजे के आसपास शाम को भी हुआ करता था। आज भी आए, मक्की काट रहे थे, मक्की काटते किसी ने फोन किया
कि आ जाओ मैं मक्की दूंगा। अच्छा। फिर वो एक निकल कर जो खत्म हुए ना, जी जी जी। वो एक निकल कर आए इधर देखने के लिए कि कहाँ पे मक्की है। उनको आधे घंटे, लगभग 1 घंटे हो गया, वापस नहीं आए। तब हम लोगों ने उनको ढूंढने लगे, क्या हुआ। फिर उनको फोन किए, फोन तो लग रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। तो फिर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते इधर आए तो देख रहा हूँ वो मरा हुआ है। क्या हुआ था उसको? चाकू लगा हुआ होगा, पता नहीं किससे मरा है। ब्लड का 3-4 जगह पे निशान है। तो ये कब गायब हुआ था? कब गायब हुआ था? 8:30 बजे लगभग। इसका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? हम लोग बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट से जी संगम में रहते हैं, जी। मक्की का काम करते हैं। ये आपके क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। इसका क्या नाम है? अशोक कुमार चौहान। जिला शोपियान में फिर से एक बार गोली चली है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है मेलहोरा के अंदर, और आज सुबह जो है पुलिस को एक डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है, और इसमें 3 राउंड जो है उस पर दागी गई है। और अगर बात की जाए इस इलाके के, तो इस इलाके में बिल्कुल डीआईजी साउथ कश्मीर और एसएसपी शोपियान, डीआईजी और सीआरपीएफ जो है बिल्कुल इस चीज़ को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हमलावर यहीं पे हो सकते हैं। हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो शख्स यहाँ पे जाम बाक हुआ है, इसकी शिनाख्त अशोक जो है चौहान के बतौर हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला है। और इससे जो है 3 राउंड जो है गोलियां उसके सीने पे दागी गई है, और इसकी जड़ बाड़ी जो है एक आर्चर्ड्स में जो है वो पाई गई है। फिलहाल मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड क्या किया, ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर है वो यहीं पे छुपे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पुलिस महकमे की करते हैं। और आपको बता दें कि बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर 75 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। साथ ही साथ 147 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 3 सवारियां उठाने पर और हेलमेट न लगाने पर यह कार्रवाई हुई है बारामूला पुलिस की जानिब से, जिसमें 75 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है, जबकि 147 मुकदमा इस हवाले से दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान 147 बाइकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 75 मोटरसाइकिलों को इस दौरान जब्त किया गया है। पुलिस बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया कि एसपी बारामूला मोहम्मद जैद मलिक की हिदायत पर पुलिस ने ट्रैफिक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एक जामिया मुहिम शुरू की, जिसके नतीजे में हालिया महीनों में मुतअद्दिद हादसा और हलाकतें हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान मोटरसाइकिलों पर 3 सवारियां उठाने वालों, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों, तेज और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों पर तवज्जो मरकूज की गई। और पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 3 सवारियां उठाने और हेलमेट न लगाने पर 75 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है, जबकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद के खिलाफ मुतल्लिका मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इस जमन में फिलहाल पुलिस की मजीद तहकीकात जारी है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी को रोकना है, कानून की पासदारी करने वाले शहरियों के लिए रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना और मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए रोक का काम करना है। उनका कहना था कि पुलिस आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रखेगी ताकि सड़क हादसा पर काबू पाया जा सके। पुंछ जिला के सरनकोट के सनई इलाके में महकमा बिजली के 2 योमिया उजरत मजदूर मरम्मती काम के दौरान बिजली का करंट लगने से जख्मी हो गए हैं। 11 केवी लाइन की मरम्मत के दौरान 2 डेलीवेजरों को बिजली का करंट लगा, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। दोनों अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए सदर अस्पताल सरनकोट मुंतकिल किया गया है, जहां से उन्हें जदीद इलाज के लिए जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद फारूक साकिन पोस्ट और मोहम्मद खलील साकिन सनई के तौर पर हुई है। दरअसल जख्मी के थाना ने पूंछ जम्मू शारा को सनई के मुकाम पर ब्लॉक कर दिया और पीडीडी हुकाम की जानिब से लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। नाले में भी अभी आया कि 2 लड़के जो काम कर रहे थे फीडर पे, ये लसाना से दुंदक जो एक फीडर जाता है, वहाँ पे 2 लड़के, ये एक कैजुअल लेबर है, वो परमानेंट एम्प्लॉई है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो ये वहाँ पे काम कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि अचानक लाइट आने से इनको बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इनको हॉस्पिटल लाया गया हुआ है। अभी बीएमओ साहब से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इनको हम
फर्स्ट जो दे दिया हुआ है उनको स्टेबल है ये, लेकिन अभी आप इनको फौरी तौर पे रजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। ये PCT स्कैन की भी जरूरत है, वो भी ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो बाकी देखते हैं ये लाइट का मसला जो था वो कैसे ऑन हो गई या बंद की थी। लगाया जाता है कि पहले भी 2 बार ऐसा हो गया। फैमिली मेंबर के भी कुछ मेंबर हमें मिले हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि पहले भी 2 बार हादसा हो चुका है। तो ये डिपार्टमेंट की लापरवाही रहती है या क्या होता है, ये तो पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा। तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते। तो जो भी होगा उसके बाद ये इंक्वायरी का पार्ट है, तो जो भी होगा उस पर हम देखेंगे। मैं सिलोई में रहने वाला हूँ। मैं जा रहा था पुंछ, कलाई में मुझे फोन आता है हॉस्पिटल से कि आपके ब्रदर को शॉर्ट सर्किट से वो कहीं गिर गया है, उसको लग गई है। मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा, इस वक्त तक कोई भी डिपार्टमेंट का आला अधिकारी, पावर डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और जो ये AWE और जेई है, इस जेई ने 20 कार्य इससे पहले भी करा चुका है, और इसने शेड्यूल क्यों नहीं लिया, ये कानूनी बात है। और मुझे FIR की कॉपी चाहिए और ये सस्पेंशन ऑर्डर मुझे चाहिए। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते यहाँ। इस वक्त तक DC पुंछ में बैठा हुआ, उसको ये पता नहीं है कि मेरे बंदे वहाँ गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ मर रहे हैं। तो कोई भी बंदा इस वक्त तक यहाँ नहीं आया। सबको ये बात बोलिए, आप लेन देन क्यों नहीं जाते? आप घर से घर जाते हैं, फौरन फूड करते हैं, तो आप लेन देन आप पहुँचे 2 मिनट में पहुँचे तो लेन बंद है, तो आप क्यों नहीं जाते? लेन देन इतने मार चुके हैं, उनके पीछे ये क्यों नहीं जाते? आप 2 बार साथ लगी, इन्होंने इधर से भेजा, सुरगौर से पूछ भेजा, और जो सब पूछ भी साथ में नहीं दे, मुझे दिया 2000 रुपया। मैं 2000 को क्या करती है, 1 साल वाइज ट्रांसपोर्ट को। अभी फिर आज चार्ज लगी, अब पूछ लेते गए, जम्मू लेते गए, ये साथ में नहीं दे, गाड़ी पता करने नहीं दे। अब जेल साहब हो रही साहब क्यों नहीं जाते लेन पे? अब पीछे जाके क्यों नहीं देखते? अब इनको जागरूक किया जाए, बाहर निकाला जाए नौकरी से। तो हम ये बात नहीं मानते हैं। हमारे पेशेंट जो है वो बुरी उनकी कंडीशन है, और गरीब है, कैसे कौन करेंगे उनको खराब? उनके बाजू टूट गए, उनके लाख टूट गए, उनकी हड्डियाँ टूट गई। अब ये कहाँ पे है? सर एक्चुअली मुझे फोन आया, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं कहीं गाड़ी लेके कहीं काम गया हुआ था। लेकिन AE साहब को और SDM साहब को और जेई साहब को ये होना चाहिए कि हर बार ये क्या है कि हर बार ड्रामा होता है। महकमा की इलीगल तरीका है कि महकमा शट डाउन क्यों नहीं ले सकता? अगर कोई काम कराना है, कोई मान लो क्या है कि कंडक्टर वार्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको क्या है कि शट डाउन लेना चाहिए। ऐसे ही बस क्या लगा देते हैं, तो करते हैं क्या, ये ड्रामाबाजी चलती है। और महकमे में कोई बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, यहाँ महकमे के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मेरी DC साहब से यही, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल R&B ने वस्त कश्मीर गगू हमहमा के लोगों का तवील मुद्दत मुतालबा पूरा कर दिया है। मुकामी अफराद ने सड़क की तामीर की दरख्वास्त की थी, जिसके नतीजे में 3 किलोमीटर तवील सड़क की मैग्रामाइजेशन का काम शुरू किया गया है। और लोगों ने इस इक़दाम पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले गुलशान टीवी का शुक्र गुजार है। सबसे पहले कि हमने एक बार आपको यहाँ लाया कर, आप लोगों को अगर याद होगा, हमने जो अभी हमने नगद स्टार्ट कर दिए, यहाँ से ये रंगत से स्टार्ट हो जाएगा पूरा गोगू, और जो इसके साथ है वो कॉलोनी ऊपर गोगू वाले की वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसी के साथ ये सारा 3 किलोमीटर में यहाँ पे ये कुछ जो इंचार्ज R&B का, तो उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उमर साहब ने जिस दिन उसे उमर साहब ने हलफ बढ़ाया है, दूसरे दिन उसे काम यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं इम्तियाज साहब का जो उसका जेई साहब है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, वो काम को अच्छी तरीके से देखते हैं यहाँ पे। मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। जो हमारी रोड की खस्ता हालत थी, जितना रोड खराब हुआ था, जो जेजन वाले ने यहाँ पे इसमें पाइप लगाई थी, वाटर सप्लाई की पाइप, उसकी वजह से रोड सारे बर्बाद हुआ था। क्योंकि जो भी बीमार होते थे मोहल्ले में या घरों में बीमार होते थे, उन बेचारों को बड़ी तकलीफ होती है। मगर इस सिलसिले में आज उम्मीद है कल आज ये वेट मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने आगे को मैग्राम किया है। हमारी जो ये पोर्शन है इसमें वेट मैच करना जरूरी था, आज उन्हें इसमें वेट मैच भी किया है। इसमें कल से इसमें मैग्राम का काम चालू हो जाएगा। हम पिछले 2 साल से यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे। एक्चुअली वो जल शक्ति मिशन की वजह से यहाँ एक चल रहा था, उन्होंने ये खोद के छोड़ दिया। हमने बड़ा अप्रोच किया था कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को, और हुआ नहीं।
बार बार जो है एक तरह से वो कभी एनओसी नहीं आई, कभी कुछ नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी ये नहीं आया। अब क्योंकि लेटेस्ट ही यदि इलेक्शन हुए, हमने ये रिक्वेस्ट की कि अपने कंसर्न एमपी को, जो हमारा आधा रूहला साहब है, और साथ साथ में कि जो ये असेंबली इलेक्शन हुए तो हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि तारीख संभालते ही उन्होंने इसका बहुत इमीडिएट स्टेप ले लिया और इससे मैग्नेटाइजेशन किया, क्योंकि उनको पता है हालांकि ये बहुत थोड़ी सी नैरो भी रोड है वगैरह, इसका वाइडनिंग का भी उनको, लेकिन उनको एक चीज इसमें पता है कि चलिए अभी तक चौदह खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़फ़रुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।